टाइटैनिक शिप की इन्वेस्टिगेशन के दौरान रिसर्चर्स ने एक अजीबोगरीब चीज नोटिस की। उन्होंने देखा कि समंदर के बॉटम में शिप का अगला हिस्सा अच्छी कंडीशन में था, लेकिन शिप का पिछला हिस्सा बहुत ही ज्यादा खराब कंडीशन में था और वो अगले हिस्से से तकरीबन 2000 फीट की दूरी पर था। बेशक 100 सालों में समुद्र के खारे पानी की वजह से लोहा या फिर स्टील में जंग लग जाता है, लेकिन अगर ये एक ही शिप का हिस्सा थे और ये एक ही साथ पानी में डूबे थे तो फिर इन दोनों में इतना ज्यादा फर्क क्यों? रिसर्चर्स का मानना है कि एक्सीडेंट वाली रात को आइसबर्ग के साथ टकराने के अलावा टाइटैनिक के साथ कुछ और भी हुआ था, जिसने उसके पिछले हिस्से को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। लेकिन आखिर सवाल आता है कि क्या? तो स्वागत है आपका एरो फैक्ट्स में और चलिए जानते हैं कि उस रात टाइटैनिक के साथ आखिर क्या हुआ था। – 1912 की रात जब टाइटैनिक के साथ ये घटना हुई थी तो वो कनाडा के न्यू फाउंडलैंड से 700 किलोमीटर दूर एक अंधेरे समंदर के बीचों बीच था। हादसे के वक्त शिप में तकरीबन 2240 लोग मौजूद थे, जिनमें से 1300 पैसेंजर्स थे और 900 क्रू मेंबर्स थे। इनमें से तकरीबन 1500 लोग अपनी जान गंवा बैठे। कुछ लोग जहाज के साथ ही पानी में डूब गए तो कुछ लोग अटलांटिक ओशन के जमा देने वाले बर्फीले पानी में अपना दम तोड़ बैठे। वो जिसे अनसिंकेबल कहा जाता था, वो देखते ही देखते कुदरत की ताकत के सामने समंदर में समा गया। इस हादसे के आई विटनेस सिर्फ वो लोग थे जो किसी न किसी तरह इस एक्सीडेंट से सरवाइव कर गए थे। पहली रेस्क्यू शिप आरएमएस कार्पेथिया भी टाइटैनिक के डूबने के 1.5 घंटे बाद वहां पर पहुंची थी और अगर इसे टाइटैनिक के इमरजेंसी सिग्नल्स ना मिलते और ये जहाज उन लोगों को ना बचा पाता तो शायद टाइटैनिक के साथ उस रात जो हुआ था वो उसी समंदर में दफन हो जाता। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पहले तो किसी को कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि शिप के साथ आखिर क्या हुआ था, लेकिन फिर बचने वाले लोगों ने बताया कि शिप की एक आइसबर्ग के साथ टक्कर हुई थी और बाद में इन बयानों को कंफर्म भी किया गया क्योंकि उस आइसबर्ग पर टाइटैनिक का रेड पेंट अभी तक लगा हुआ था। इसके बाद आई विटनेसेस के बयान और इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पर यह बताया गया कि आइसबर्ग ने टाइटैनिक के राइट साइड पर 300 फीट लंबा एक सुराख बना दिया था, यानी कि टाइटैनिक का राइट साइड का 1/3 हिस्सा पूरे तरीके से डैमेज हो गया था। और दूसरी ओर आई विटनेसेस का ये कहना था कि टाइटैनिक को डूबने में तकरीबन 2.5 घंटे का समय लगा था, लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स का ये मानना था कि अगर वाकई में टाइटैनिक में कोई 300 फीट लंबा सुराख था तो उसे 2.5 घंटे में नहीं बल्कि कुछ ही मिनटों में डूब जाना चाहिए था। लेकिन सच्चाई क्या थी वो तो कोई नहीं बता पा रहा था। लेकिन सच्चाई जानने के लिए ये जरूरी था कि टाइटैनिक को ढूंढा जाए। कई सालों तक टाइटैनिक की खोज जारी रही, लेकिन ये मिस्ट्री सुलझने के बजाय और भी ज्यादा उलझती गई। आखिरकार 73 इयर्स के लंबे समय के बाद जब टाइटैनिक का मलबा मिला तो ये मरीन इंडस्ट्री के लिए एक बहुत ही बड़ा ब्रेक थ्रू था। वो सारे सवाल जो टाइटैनिक अपने पीछे छोड़ गया था उसके जवाब अब मिलने वाले थे। अटलांटिक ओशन की 4000 मीटर की गहराइयों में टाइटैनिक का मलबा पिछले कई दशकों से गुमनाम था। कई सारे एक्सपेडिशन किए गए जिन्होंने टाइटैनिक की फोटोज ली थी। ओशियानिक एक्सप्लोरर पीएच नार्जली ने 30 से भी ज्यादा बार नजदीक से टाइटैनिक की ऑब्जर्वेशन की थी, लेकिन उन्होंने 300 फीट का सुराख एक बार भी नहीं देखा था। लेकिन उन्होंने 30 फीट बड़ा एक हिस्सा देखा जो किसी चीज के टकराने की वजह से डैमेज हुआ था, जिसका एरिया सिर्फ 11 स्क्वायर फीट ही था। जब कैलकुलेशंस की गई तो ये पता चला कि 370 गैलन जितना पानी हर सेकंड शिप में जा रहा था और इसको पूरे तरीके से शिप में जाने के लिए तकरीबन 2.5 घंटे का समय लगता, जो आई विटनेसेस की बातों से भी मेल खाता है। यानी कि एक मिस्ट्री तो सॉल्व हो गई कि टाइटैनिक में कोई 300 फीट बड़ा सुराख नहीं था बल्कि उसमें सिर्फ 30 फीट बड़ा एक क्रैक था। लेकिन ये अकेली एक मिस्ट्री नहीं थी, अभी कुछ और जानना भी बाकी था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान रिसर्चर्स ये नहीं समझ पा रहे थे कि शिप का अगला हिस्सा जिसे वो कहा जाता है वो शिप के पिछले हिस्से यानी कि स्टर्न से इतना ज्यादा अच्छी कंडीशन में कैसे था और इन दोनों के बीच इतना ज्यादा डिस्टेंस कैसे था। इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए हाईटेक सोनार स्कैनिंग टेक्नोलॉजी का यूज किया गया। आरओवीज ने टाइटैनिक की लाखों फोटोज कैप्चर की और जिन्हें कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से 3D मॉडल्स में कन्वर्ट किया गया और इनमें वो सारी डिटेल्स मौजूद थी जो नॉर्मल कैमरा की मदद से नहीं देखी जा सकती थी। मॉडल में देखा जा सकता है कि 392 फीट लंबे स्टर्न के सारे डेक एक दूसरे पर ऐसे गिरे हुए हैं कि जैसे वो स्टील के नहीं बल्कि कागज के बने हुए हो। ज्यादातर पार्ट्स शिप से अलग होकर दूर
दूर बिखरे हुए है। और इसी मॉडल में हमें एक क्लू भी मिलता है जो स्टर्न की इस हालत का कारण बता रहा है। 110 साल पहले जब शिप का ये हिस्सा समुद्र तल से टकराया था तो उसके निशान आज भी देखे जा सकते हैं। हम इस इमेज में साफ साफ देख सकते हैं कि स्टर्न जब ओशन के फ्लोर से टकराया था तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा था और उसके घूमने की स्पीड तकरीबन 80 किलोमीटर पर आवर की थी। अब इतनी ज्यादा स्पीड से घूमने की वजह से जहाज पर लगे हुए लूज पार्ट्स उससे अलग होने लगे और जब जहाज का ये हिस्सा समुद्र तल से टकराया तो इम्पैक्ट की वजह से उसके सारे डेक एक दूसरे के ऊपर गिर गए। अब दूसरी ओर बाउ सेक्शन का शेप हाइड्रोडायनेमिक था जिसकी वजह से वो पानी को आसानी से काट सकता है, जैसे कि एक शिप पानी में तेज गति से ट्रैवल करती है। और इसी वजह से वो बिना किसी रोटेशन किए सीधा समंदर के बॉटम में चला गया। लेकिन दूसरी ओर जो स्टर्न सेक्शन था वो तेज गति से घूम रहा था और जिसकी वजह से उस पर पानी का फोर्स लग रहा था और इसी रीजन की वजह से दोनों पार्ट्स एक दूसरे से 2000 फीट की दूरी पर गिरे। तो आखिरकार 110 साल पहले होने वाली घटना की एक और मिस्ट्री भी सॉल्व हो चुकी थी। आज आरएमएस टाइटैनिक की बॉडी पूरे तरीके से रस्ट हो चुकी है। साइंटिस्ट का ये मानना है कि समुद्र के इस हिस्से में ऑक्सीजन का लेवल कम होने की वजह से रस्टिंग प्रोसेस भी स्लो हो जाती है। लेकिन इसके सैंपल्स पर एक्सपेरिमेंट्स करने पर यह पता चला कि जंग इस पर मौजूद बैक्टीरिया के ऑक्सीजन रिलीज करने की वजह से लगा है। एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि जिस तेजी से इस पर जंग लग रहा है आने वाले कुछ सालों में टाइटैनिक अपना ओरिजिनल शेप खो बैठेगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इसी तरीके के वीडियोस देखना पसंद है तो आप इन 2 वीडियोस को भी देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। हैव अ ग्रेट डे।